नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनाव के नतीजे आ गए हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। मेरा अनुमान था 50 से ऊपर सीटें लाएगी, मामला उल्टा हो गया, 45 सीटें आई हैं। अब जब मैंने अपना अनुमान जताया था तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि मैंने उस वक्त कहा था कि मैंने चुनाव आयोग की भूमिका और दूसरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत अहम हैं और मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, और मैं चाहूँ तो उसके ऊपर डाल के अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकता हूँ कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अनुमान तो बता रहा हूँ, लेकिन ये जो चुनाव आयोग है इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव आयोग को या दूसरी धांधलियों को बीजेपी ने जो कुछ किए हैं, रुपए बांटे हैं, जो कुछ किया, उसको एक तरफ रखा जाए अगर और ईमानदारी से एनालिसिस किया जाए तो आपके सामने आज सबसे बड़ा सवाल है, जिसको आज पूरे दिन जब से नतीजा है उछाला गया कि आम आदमी पार्टी खल्लास हो गई है, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई है, आम आदमी पार्टी में कुछ बचा नहीं है और आम आदमी पार्टी का फ्यूचर ज़ीरो है। मोदी तेज़ आदमी हैं, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं उनको भी उसमें भी तोड़फोड़ कर लेंगे और पंजाब की सरकार भी अब जो है वो ढंग से चलाने नहीं देंगे या गिर जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई है, बल्कि अगर आम आदमी पार्टी ने आगे का रास्ता सही नहीं चुना तो वो ख़त्म हो जाएगी और सही चुना तो उसकी वापसी हो सकती है। यानी आम आदमी पार्टी के सामने अब आगे का जो मार्ग है वो बहुत अहम हो गया है और उसमें वो उसी तरह की बातें करती है जैसे उसने अभी हाल में की हैं, तो वो हार जाएगी। तो पहले हम ये समझते हैं कि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के और दूसरी चीज़ों के जो आंकड़े बाज़ार में चल रहे हैं उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी ने गलतियां क्या की हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, मायावती को भी कहा जाता है और एक ज़माने में मुलायम सिंह को भी कहा जाता था। उधर फारूक अब्दुल्ला के बेटे को भी कहा जा रहा है और आपके जो है बाकी जगहों पर भी बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है। और मोदी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का मिशन है उसमें ये लोग बड़े कंट्रीब्यूटर थे। आपके ओवैसी साहब को भी कहा जाता है। ये लोग हमेशा कांग्रेस को हराने के काम करते हैं, ये इन पे आरोप लगता है। लेकिन इस आरोप से भी इतर आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जो जिस राज्य में मजबूत है वो कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है हम तो अकेले लड़ेंगे, दूर हटो, हम तुमको सीटें क्यों दें। उधर ममता बनर्जी कहती है अकेले लड़ेंगे, दूर हटो। कोई कांग्रेस पार्टी को कुछ समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि गठबंधन में जाके नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया, उसके साथ गठबंधन दिल्ली में भी नहीं किया, तो सबको लगता है कि कांग्रेस जो है उसके साथ गठबंधन क्या करना, हम तो पंजाब में ताकत है तो हमको पंजाब में मैक्सिमम सीट चाहिए। यूपी वाला कहता है अखिलेश हम यूपी में पावरफुल हैं तो हमको ज़्यादातर सीट चाहिए, तो हम क्यों गठबंधन करें, हम इसके ये चिरकुट पार्टी 6% वोट बैंक वाली इसके साथ क्यों करें। लेकिन ये जो दिल्ली का संदेश है, इसके बाद अब सबको गठबंधन का महत्व समझ में आ गया होगा। जो पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक है, उनकी आंखें खुल गई हैं। जो सब इतराते थे, कांग्रेस समेत सब समझते थे कि हम हैं तो सब कुछ है, क्या है ये, क्या है वो, क्या है, सब एक दूसरे को समझते थे। तो ये टीम वर्क की जो कमी थी अब पूरी हो जाएगी। सबसे बड़े अहंकारी तो केजरीवाल थे। इन्होंने गुजरात में अकेले लड़के कांग्रेस को हरवाया, अलग अलग कितने राज्यों में इन्होंने, हरियाणा में भी बहुत सारी जगहों पर पूरा रिकॉर्ड है कि कैसे ये अलग लड़े और जहां कांग्रेस पावरफुल थी जिन राज्यों में, उसमें भी जाके वोट कटवा बन गए। तो ये जो नुकसान अलग अलग जगह पहुंचा कर केजरीवाल जी आए थे, तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे वो कोई भी हो जिनका मैंने जिक्र किया, अखिलेश यादव समेत, सबको ये बड़ा अहंकार था, एक गलतफहमी थी कि हम जो हैं अपने अपने राज्य के शहंशाह हैं तो हम अपने हिस्से में से कांग्रेस को क्यों दें। केजरीवाल इसमें सबसे अगुआ थे और उसका नतीजा अब जो हुआ है उससे ये समझ में आया है कि किसी भी सहयोगी का साथ होना इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मुकाबला मोदी की भारतीय जनता पार्टी से है। करीब नहीं, पूरे 14 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जिन पे अगर कांग्रेस नहीं होती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है।
पूरा जितनी सीटें हैं उनका हिसाब मैं साइड में यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 14 सीटें, ये कैलकुलेशन सब जगह आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि अब जो अकल आनी चाहिए बाकी पार्टियों को भी और आम आदमी पार्टी को भी भविष्य में, कि आपका पार्टनर छोटा है या बड़ा है उसकी अपनी अहमियत है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक मैसेज है, बहुत सारे मैसेज हैं केजरीवाल के जो केजरीवाल के भविष्य के लिए हैं। तो आप कभी भी किसी को छोटा मत समझो, सबको साथ लेकर चलो। गठबंधन का मतलब गठबंधन होता है, ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो बड़ी पार्टी है तो दूसरे को हम क्यों सीट दे दें, हम तो अकेले निकाल लेंगे। अगर ये अहंकार करोगे तो अरविंद केजरीवाल बन जाओगे 2025 के। ये एक लिख गया है कागज़ पे। अब जब भी जहां पर भी कोई चुनाव की रणनीति भविष्य में बनाएगा तो ये बात कही जाएगी। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं और ये स्ट्रेटजिकली काफ़ी हद तक इनके फायदे का भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो अपना वोटर है वो अगर उससे छिटकता है तो कांग्रेस के पास चला जाएगा और बीजेपी की काट करेगा, याद कीजिए। और शायद इसी रणनीति के तहत अलग अलग लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन का साथी होने के नाते केजरीवाल का सम्मान किया और जो चुनाव था उसमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा कड़े आक्रमण केजरीवाल के ऊपर नहीं किए। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अपनी गुंजाइश दिखती थी वहाँ उसने पूरी ताकत लगाई और केजरीवाल को हराने का काम नहीं किया। उसके बावजूद जो थोड़ा सा वोट भी इधर से उधर हुआ है उस वोट ने बहुत नुकसान पहुंचा है। योगेंद्र यादव का एनालिसिस ये है कि लोकसभा में लोग बीजेपी को वोट देते हैं और वही बीजेपी के वोटर केजरीवाल को विधानसभा में वोट देते थे। अब उसमें से आधे बीजेपी के वोटर ने केजरीवाल को वोट किया, आधे ने नहीं किया विधानसभा में, यानी वो सबको बीजेपी का वोटर मान के चल रहे हैं। इसका उल्टा भी सोचा जा सकता है कि जो केजरीवाल के वोटर थे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दे देते थे लेकिन वापस आ जाते थे, इस बार आधे बीजेपी के पास रह गए। तो जो मैंने आपको कहा था कि वो आपके लोगों को काटते हैं और ये जब काटेंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, तो ये भी दिखाई दिया है 5 सीटों पे। 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे। अगर कांग्रेस नहीं होती तो वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होती। आतिशी नहीं जीतती विरधुड़ी के खिलाफ अगर वहां पर कांग्रेस की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट नहीं होता। कस्तूरबा नगर, बादली, तो आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नहीं रही है बीजेपी से। जो 20% के आसपास फ्लोटिंग वोट होता था, लोकसभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा में पार्टी बदलता था, उस वोटर में से 10 आधे वोटों को कांग्रेस बीजेपी रोकने में कामयाब हो गई। कुल मिला के 45.56% जो वोट हैं वो मिले हैं बीजेपी को और आपको 43.57%, यानी 1.99% वोट आम आदमी पार्टी को बीजेपी से कम मिले हैं। अब कांग्रेस का जो वोट है वो 6.34% है। अगर ये 6.34% वोट दोनों मिलकर लड़ते तो बीजेपी के लिए काल बन जाता। और जो सीट का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो ये होता है कि ये जो 24 सीटें हैं ये इसमें 14 और जुड़ जाती जो कांग्रेस ने वोट काटे हैं अगर आप सीट के हिसाब से देखें तो, और मिलके लड़ती तो हो सकता है कुछ और जुड़ जाती। तो जो 50 है, 50 सीटें, 45 सीटें, 42 सीटें जो बीजेपी की आ रही हैं वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल के गठबंधन की आती। तो ये एक सबक हो गया सारे लोगों के लिए कि गठबंधन में रहना है तो मिलके रहो। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, आप रीजनल पार्टी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उस क्षेत्र में कोई हक ही नहीं बचा। ऐसे तो कांग्रेस को सब लोग अपने अपने राज्य से बाहर कर देंगे और कर रहे थे। अब उनकी आंखें खुलेंगी। अगला सबक केजरीवाल के लिए। केजरीवाल ने अपनी राजनीति को चालू चुनावी राजनीति बना दिया था। केजरीवाल को लगता था कि जनता को हम जो दे रहे हैं फ्रीवीज वो दे के हम अच्छा कर रहे हैं और इसलिए हम चुनाव जीत जाएंगे।
हमारा अनुमान भी यही था। सबसे पहले हमने आपको ये एनालिसिस दिया, बाद में आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू किया कि 10-15-20 हज़ार रुपये महीने का नुकसान किसी मिडिल क्लास को होगा तो वो क्यों उठाना चाहेगा। और दिल्ली के लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं है, उनको सीधे सीधे मतलब है भाई सानू की, दिल्ली वाले ऐसे सोचते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ निकल के आई कि ये सब जो है ना, ये शॉर्टकट है, ये पॉलिटिक्स के शॉर्टकट हैं और बगैर विचारों के आप राजनीति करेंगे। देखेंगे कि भाई डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगाने से दलित वोट मिल सकते हैं तो लगा दो, गांधी जी की फ़ोटो लगाने से जो आरएसएस के और संघी टाइप के वोट हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वो हमसे बिदक जाएंगे, वो गांधी से नफरत करते तो गांधी की फ़ोटो हटा दो। ये किया है इन्होंने। जहाँ केजरीवाल बैठते हैं वहाँ पे अब गांधी की फ़ोटो हट चुकी है पिछले कुछ सालों से। एक तरफ अंबेडकर, दूसरी तरफ भगत सिंह। तो ये जो एक बदलाव आया कि आपने जो वैचारिक आंदोलन था, आप तो वैचारिक आंदोलन से आए थे, आप सड़क पे लड़ने वाले आदमी थे, आपने उसको एक तरफ रख दिया। और मुझे आश्चर्य सबसे ज़्यादा उस दिन हुआ था जब चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब मैं धरना नहीं दूंगा। भाई इनका नाम लोगों ने धरना को रख दिया था क्योंकि इन्होंने बहुत अहम धरना दिया था। मैंने कहा कि एक आंदोलनकारी व्यक्ति ये कैसे कर सकता है। आपको तो धरना देना चाहिए मुख्यमंत्री होते हुए भी, जनता की आवाज़ के लिए जहां लड़ने की ज़रूरत है लड़ना चाहिए, लेकिन वो आपने छोड़ दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ आपका, कभी इस आइडियोलॉजी, कभी उधर, कभी उधर, कभी जय बजरंगबली करने लग जाते हो आप, तो उसके कारण आप जो बीजेपी के जो गलती कांग्रेस कर रही थी अब राहुल गांधी ने सुधार लिया। इसी तरह से जो बीजेपी के आप पाले में खेल रहे थे, बीजेपी के हिंदुत्व के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले खेल में भी शामिल हो जाते थे, जय बजरंगबली करने लगते थे, तीर्थ यात्रा करने लगते थे, ये सब जो करने लगते थे आप, इससे क्या हुआ, आप संदिग्ध हो गए। संदिग्ध क्या हो गया कि आप अंबेडकर की तो फोटो लगाते हो, भगत सिंह की फोटो लगाते हो और तीर्थ यात्रा करवाते हो। इसका इन दोनों महापुरुषों से कोई संबंध नहीं है। तो आपको भले ही लगता हो कि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, उसको क्या आइडियोलॉजी से लेना देना, उसको तो मैं नोट बांटूंगा और मेरे पीछे पीछे हो जाएगा। नहीं, वाल्मीकि बस्ती अरविंद केजरीवाल की हार का कारण बनी। वो वाल्मीकि बस्ती जिसमें परवेश वर्मा ने जूते बांटे थे। जूते थे सुबह, जो आमतौर पे सफाई कर्मी महिलाएं जाती हैं तो वो जूते होते हैं, वो बहुत सस्ते से जूते होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है ठंड में काम करने के लिए। 100-200 रुपये, 300 रुपये का जूता था वो। उसको इन्होंने जब बहुत बड़ा मसला बनाया तो इनको लगा कि हम परवेश वर्मा जो फ्रीबी बांट रहे हैं उसको इशू बना लेंगे और नैतिकता का मसला बना लेंगे। तो लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वहाँ के लोग थे उन्होंने इसको महसूस किया कि यार ये क्या है। दूसरा, जो अंबेडकर को मानने वाला है वो अच्छी तरह से जानता है कि अंबेडकर क्या थे। वो आपकी तीर्थ यात्रा, आपकी जय बजरंगबली वगैरह वगैरह में आने वाला नहीं है। तो आप ये सोचो कि मैं एक तरफ जाके अंबेडकर वालों को बेवकूफ़ बना लूँगा, तो ये तो वही वाला मामला हो गया जो आरएसएस करती है या ख़ासतौर पे बीजेपी करती है। वो लेकिन वो कम से कम प्रतीकात्मकता में करती है, आप तो इधर से उधर तक चले जाते हो। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो वैचारिक आपका एक प्रतिबद्धता थी, आपकी एक कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। आपकी आइडियोलॉजी हो गई मौके की आइडियोलॉजी, जैसे करके अपना बना सकते हो अपना बना लो, काम वोट लो, सरकार बनाओ, बस मीडिया को मैनेज कर लो, ये कर लो। तो ये जो सोच था, इस सोच के कारण आपसे जो लोग जुड़े थे वो लोग तो विचारधारा के कारण जुड़े थे। वो देश में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, लोकपाल लाना चाहते थे, देश का सिस्टम बदलना चाहते थे। आपके वर्कर थे, आपका कैडर था, वो आपके लिए लड़ता था। घर की महिलाएं पड़ोस की 5 इकट्ठी होके टोपी लगा के अपने पास से पर्चे बंटवा के केजरीवाल के लिए बांटने निकल जाती थी। आपने क्या किया कि उन सब लोगों को अपमानित किया। अपमानित ऐसे किया कि आप एकदम अवसरवाद की राजनीति में कूद गए। आपके अपने जो पुराने कैडर थे, पुराने वर्कर थे, वो सारे के सारे आपसे दूर होते चले गए। मैं कुमार विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग आपको राजनीति में आपके साथ आइडियोलॉजी के कारण जुड़े थे। याद कीजिए, मैंने बोला था कि केजरीवाल के पास एक तगड़ा कैडर बेस है, लेकिन इस चुनाव में वो कैडर बेस दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो उनका कैडर है वो विचारधारा के स्तर पे केजरीवाल को कहीं नहीं पा रहा था। तो पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा संकेत और संदेश ये भी है केजरीवाल के लिए कि वो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं, करें।
जनता के साथ सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा, जनता की समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए लड़ना पड़ेगा। चाहे आपको धरने देने पड़े, चाहे सड़क पे जाना पड़े, जहां से आप आए थे उस जगह को आप भूल नहीं सकते हो। ये सबसे दूसरी बड़ी गलती थी जो केजरीवाल ने की कि ये अपनी उस जगह को भूल गए जिसके कारण इनको लोग पहचानते थे। आप एक ईमानदार राजनीति की बात करके आए थे, दूसरी चीज़ें करके आए थे और आप एकदम बदल गए। फिर आपके इस बदलने का लाभ जब उठा के दूसरे लोगों ने आपके ऊपर मुकदमे डाले, आपको जेल भेजा, तो उस वक्त आपके पीछे आपका कैडर नहीं खड़ा था, क्योंकि उस कैडर को ये लगता था कि यार ये आदमी बदल जाता, हो सकता है इसने किया हो। आज आप को डाल के देख लो, किसी भी मामले में उनका कैडर ईंट से ईंट बजा देगा। किसी भी आइडियोलॉजी के स्ट्रांग नेता को डाल के देख लो, आप आरएसएस के किसी आदमी को डाल के देख लो, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हमारा जो नेता है ये इस राजनीति का बिल्कुल कमिटेड है, इस राजनीति के लिए। इसीलिए जब आपने अपने कैडर को छोड़ दिया, कैडर ने आपको छोड़ दिया। अब आप ये कहेंगे नहीं छोड़ा नहीं, लेकिन कैडर को आइडियोलॉजी के तौर पे जो कैडर का आपके साथ अटैचमेंट था वो आपसे कम हो गया, आप कमज़ोर होते चले गए। तो ये जो चीज़ है इसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिला। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये तो बहुत मजबूत हैं। इसके अलावा जब आपने विकास का एजेंडा लिया, आपकी एक आइडियोलॉजी थी कि अगर मेरी गली के खंबे की लाइट एक बल्ब नहीं है, अगर मेरा नेता खड़ा होकर वो बल्ब बदलवाता है 10 रुपए का, तो ये ज़्यादा बड़ा मैसेज है पॉलिटिक्स के हिसाब से बनिस्बत की हाई आपने पुल बना दिया या ये बना दिया। अभी नुकसान ये हुआ कि इस चक्कर में आपने लोगों के जीवन को छूने के लिए क्या किया, स्कूल को बढ़िया कर दिया, आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, एक एक आदमी को बहुत नज़दीक से छू रहे थे आप। महिलाओं को आपने जो है वो बसें दे दी, बहुत बेहतरीन काम किया इस मामले में, वेलफेयर स्टेट का काम, सब कुछ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच में आप कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते चले गए जो विकास की प्रतीक होती हैं। को भी मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ तो सड़कों के गड्ढे के कारण हुआ। इसी तरह यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों पर जब सड़कों में गड्ढे होंगे, आप सोच रहे हैं कि मैं सड़कें तो अब बाद में बनवा लूँगा, पहले मैं स्कूल चमका दूँ, यहाँ से मुझे ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो वो जो चक्कर था, उस चक्कर में आपने जो समग्र विकास था उसको गड़बड़ाया। तीसरा, फेक मुद्दे जो होते थे ना, जब आप फेक मुद्दा खड़ा करोगे तो फेक मुद्दे में फंसोगे। यमुना की सफाई का आपने एक फेक मुद्दा खड़ा किया, बीजेपी ने आपको उसमें लपेट लिया। रिकॉर्ड है 70 साल का, किस ज़माने में राजीव गांधी गंगा सफाई अभियान लेकर आए थे, आज भी गंगा उतनी गंदी है। ये मसला पर्यावरण का ऐसे थोड़ी हल हो जाएगा। दिल्ली के अंदर कितनी देर रहती है यमुना, हरियाणा से आती है, यूपी में चली जाती है, जरा सा दिल्ली है तुम्हारा। अब तुमने कहा हरियाणा, मैं दिल्ली में यमुना की सफाई कर लूँगा, कैसे कर सकते हो, असंभव है। पीछे से गंदगी आ रही है हरियाणा से, आप कितनी साफ कर लोगे। तो ये जो वादा था आपने पहले तो इस पर उम्मीद बंधा दी, अब सामने वाले ने घेर दिया, तो अब आप कैसे पूरा करोगे, कर ही नहीं सकते थे। तब आप कहने लगे बाद में पूरा करेंगे, लेकिन जनता को पता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह के जो वादे थे हवाई वाले, वो नहीं करने चाहिए थे। यमुना की सफाई जैसे मोदी जी ने किया था, स्वच्छ भारत अभियान, पूरे देश में स्वच्छ भारत के नाम पे सिर्फ पोस्टर लगे, उनका अपना महिमा मंडन हुआ, प्रोग्राम चले, कार्यक्रम चले, झाड़ू लगाओ का फोटो सेशन हुआ, और आपने एक दिन घोषित कर दिया भारत स्वच्छ हो गया, खुले में शौच से मुक्त हो गया। उसी दिन करोड़ों लोग खुले में शौच कर रहे थे, क्योंकि आपने उसके लिए ठोस कुछ किया ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो खोखले मुद्दे हैं, इनको जो है वो उनसे अब कोई भी पार्टी को बचना चाहिए। केजरीवाल से ये लेसन है। अब केजरीवाल को करना क्या चाहिए, केजरीवाल को अब ईमानदारी से विपक्ष की राजनीति में उतरना चाहिए। दूसरा, केजरीवाल को सड़क पे लड़ना सीखना चाहिए। तीसरा, सिस्टम में जो बदलाव लाने की बयार लेकर आप बढ़े थे और जो भरोसा आपने लोगों का खो दिया, उसको वापस लाने के लिए आपको शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से मैसेज देना पड़ेगा। जब ये करोगे तो आपकी वापसी हो सकती है। तो केजरीवाल फिनिश नहीं है। केजरीवाल वो आदमी है जिसने भारत की राजनीति को बदला,
और जिस पॉपुलिस्ट राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, उस पॉपुलिस्ट राजनीति को विचारधारा की बीजेपी की राजनीति में बीजेपी ने शामिल करके फ़ायदा उठाया अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बाकी हो। तो उसने कई नए मुहावरे दिए राजनीति के, जिन मुहावरों के ज़रिए आज सारी पार्टियों ने सीखा कि अरे ये भी पॉलिटिक्स हो सकती है। लोगों ने सीखा कि कैसे शिक्षा को मुद्दा बनाया जा सकता है, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया जा सकता है। तो केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में बड़े बदलाव किए। केजरीवाल ने इस देश के बड़े बड़े नेताओं को सिखाया कि कैसे जनता के बीच में जाके चुनाव जीत सकते हैं। पहला चुनाव तो मान लिया उसने कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे जीत लिया, आंदोलन के नाम पे जीत लिया। दूसरा चुनाव तो काम के आधार पर जीता ना, और तीसरा चुनाव में उसको काम करने नहीं दिया, जिसमें वो हारा। ईमानदारी की बात है, वरना 10% लोग वोट और लाना मुश्किल नहीं था। पूरे समय उसके काम में अड़ंगे लगाने के लिए एक एलजी बिठा दिया गया, और जब वो एलजी से लड़ता था अपना काम कराने के लिए तो उसका एक पब्लिसिटी होती थी, और उसको एक ऐसी इमेज दी जाती थी ये लड़ने वाला है। ये भी चीज़ जो है वो केजरीवाल के लिए नुकसानदेह हो गई, क्योंकि केजरीवाल एक तरफ तो लड़ते थे, दूसरी तरफ ये सफाई देते थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मिलजुल के रहना चाहता हूँ। फिर लड़ाई हो जाती थी। वो अपने बयान देते थे, उनको खुल के बात करनी चाहिए थी, सड़क पे बैठना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें बताती हैं कि केजरीवाल का अंत नहीं हुआ है। केजरीवाल आज भी पंजाब में मौजूद है, केजरीवाल गुजरात में मौजूद है, केजरीवाल गोवा में मौजूद है, केजरीवाल उत्तराखंड में मौजूद है। बहुत सारे राज्यों में केजरीवाल की अच्छी खासी प्रेजेंस है। अगर इसने गठबंधन करके चुनाव लड़ा होता तो वहाँ और भी अच्छी प्रेजेंस होती, लेकिन दूसरों को दुश्मन बना के काम करने से पार्टी का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अब अगर आपको सचमुच में टीम बी नहीं बनना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप टीम बी बनते हो कि मैं तो ये हूँ, मैं वो ये हूँ, तो आप वो वोट कटवा राजनीति में रह जाओगे, और उसका नुकसान सिर्फ होगा। जिस दिन मोदी जी के लिए आपने ये सब कुछ किया, आज उन मोदी जी ने आपको किस साल में ला दिया, और अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इनको जेल में डाल दें। तो जो भी है, ये एक मेरा मानना है कि केजरीवाल ख़त्म नहीं हुआ है। केजरीवाल ख़त्म हो जाएगा अगर अब नहीं संभला। नमस्कार, जय हिंद।